नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सेठ। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 2025 में आने वाले सबसे ज़्यादा चर्चित आईपीओस के बारे में। ये वो कंपनीज हैं जिनका इंतज़ार निवेशक बेसब्री से कर रहे हैं, जिनमें से कई इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक ऑफरिंग बन सकती हैं। ये वो कंपनीज हैं जिनकी सर्विसेज आप काफ़ी लंबे समय से ले रहे हैं और गारंटी है कि आपके फ़ोन में इन कंपनियों के ऐप ज़रूर इंस्टॉल होंगे। इनमें से कुछ फिनटेक कंपनी हैं तो कुछ ई कॉमर्स सर्विसेज देती हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए जल्दी से आपको इन कंपनियों के नाम बताते हैं। आईपीओ 2025 में जो कंपनीज़ अपना आईपीओ लेकर आ रही हैं वो कंपनीज़ हैं फ़ोनपे, ग्रो, टाटा कैपिटल, मीशो, लेंसकार्ट और ओयो। जी हाँ, आप सब ज़रूर सरप्राइज़ और एक्साइटेड हुए होंगे क्योंकि ये सब वही कंपनीज़ हैं जिनकी सर्विसेज हम कई सालों से ले रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन आईपीओज़ में क्या क्या खास बातें हैं और आपको निवेश करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं फ़ोनपे की। भारत की नंबर 1 यूपीआई पेमेंट ऐप, जिसके पास 50 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र्स और 40% से ज़्यादा यूपीआई मार्केट शेयर्स हैं। 2025 में फ़ोनपे का रिवेन्यू करीब 7100 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले साल से 40% ज़्यादा है। कंपनी का घाटा भी कम हो गया है, जो निवेशकों के लिए एक पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट कर रही है और फ़ोनपे का आईपीओ काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहने वाला है। फ़ोनपे के आईपीओ से उम्मीद है कि ये पेटीएम के बाद इंडिया का सबसे बड़ा फिनटेक लिस्टिंग हो सकता है। कंपनी आईपीओ से जुटाए गए पैसों को नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट, इंश्योरेंस और लेंडिंग बिजनेस में लगाने वाली है। ये तो हो गई फ़ोनपे की ग्रोथ और फ्यूचर रोड मैप की कहानी। अब बात करते हैं फ़ोनपे कंपनी में क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं। फ़ोनपे जैसी फिनटेक कंपनी जो पेमेंट ऐप चलाती है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पेटीएम, गूगल पे, अमेज़न पे, ये सब इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। आरबीआई अगर अपने कोई रूल्स चेंज करती है तो उसका सीधा असर फ़ोनपे पर पड़ता है। फिर भी देखते हैं फ़ोनपे का आईपीओ धमाल करता है या फिर बवाल। अब आते हैं ग्रो की ओर। दोस्तों, आप शेयर मार्केट में नए हैं तो ग्रो ऐप का इस्तेमाल आपने ज़रूर किया होगा। ग्रो ने सेबी के पास 7000 करोड़ रुपए आईपीओ लाने के लिए ड्राफ्ट पेपर जमा कर दिए हैं, जिसमें फ्रेश इशू करीब 1000 करोड़ रुपए का होगा और बाकी पैसे ऑफर फॉर सेल से आएंगे। ग्रो ने अपने प्लेटफॉर्म पर 6 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स को जोड़ लिए हैं। मतलब ग्रो की ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छी है। कंपनी आईपीओ से मिले पैसे को टेक्नोलॉजी, रिसर्च और नए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लॉन्च करने में खर्च करेगी। लेकिन रिस्क ये है कि जीरोधा, अपस्टॉक और एंजल वन जैसी कॉम्पिटिटर मार्केट में पहले से बहुत स्ट्रांग है। साथ ही स्टॉक मार्केट अगर डाउन हुआ तो ग्रो की ग्रोथ भी धीमी पड़ सकती है। फिर भी रिटेल इन्वेस्टर के बीच ग्रो की स्ट्रांग ब्रांड वैल्यू है, जो आईपीओ को काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं टाटा कैपिटल की। टाटा ग्रुप का नाम तो सबने सुना होगा। टाटा ग्रुप का नाम ही भरोसे की गारंटी है और इस बार टाटा ग्रुप अपनी एनबीएफसी कंपनी टाटा कैपिटल को बाज़ार में ला रही है। टाटा कैपिटल पर्सनल लोन, हाउसिंग फाइनेंस, बिजनेस लोन और वेल्थ मैनेजमेंट जैसी कई फाइनेंशियल प्रोडक्ट देती है। कंपनी का प्रॉफिट हर साल तेज़ी से बढ़ रहा है। यह बात कंपनी के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ेगा। इस आईपीओ से कंपनी मार्केट में बड़ी रकम जुटाने में लगी है।
रिपोर्ट के मुताबिक यह आईपीओ 2025 का मेगा ब्लॉकबस्टर आईपीओ हो सकता है। रिस्क की बात करें तो एनबीएफसी सेक्टर पर आरबीआई का रेगुलेशन बहुत ही सख्त है। साथ ही इंटरेस्ट रेट साइकिल का सीधा असर टाटा कैपिटल के बिजनेस पर पड़ सकता है। लेकिन टाटा ग्रुप का नाम और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की ग्रोथ को देखते हुए यह आईपीओ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग माना जा रहा है। अब आते हैं मीशो पर। मीशो सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां छोटे छोटे सेलर्स और रीसेलर्स अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। इसका फोकस टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ पर है जहां से इसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा आ रही है। मीशो ने 2024-25 में अपने लॉसेस को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। आईपीओ से यह कंपनी करीब 4,000 से 4,500 करोड़ रुपए जुटाने की प्लानिंग कर रही है। लेकिन रिस्क ये है कि ई कॉमर्स सेक्टर में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी जायंट कंपनी पहले से मौजूद हैं। साथ ही प्रॉफिट मार्जिन इसका बहुत कम है। फिर भी मीशो का यूनिक बिजनेस मॉडल और मैसिव कस्टमर बेस इसे इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा ऑप्शन बना सकता है। अब बात करते हैं लेंसकार्ट की। भारत का सबसे बड़ा आईवेयर ब्रांड जिसके स्टोर पूरी इंडिया में फैले हुए हैं और ऑनलाइन प्रेजेंस भी मौजूद है। लेंसकार्ट ने हाल ही में सेबी के पास DRHP फाइल किया है और लगभग 2,000 करोड़ रुपए की फ्रेश इशू की प्लानिंग की है। कंपनी का रेवेन्यू लगातार डबल डिजिट्स में बढ़ रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव हुई है। आईपीओ से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल कंपनी नए स्टोर्स खोलने और इंटरनेशनल एक्सपेंशन में करेगी। रिस्क की बात करें तो रिटेल सेक्टर में कंपटीशन काफ़ी है और मार्जिन भी लो रहते हैं। लेकिन लेंसकार्ट का ब्रांड वैल्यू और कस्टमर लॉयल्टी इसे आईपीओ इन्वेस्टर के लिए स्ट्रॉन्ग बेट बना सकता है। और अब बात करते हैं ओयो की। ओयो बार बार आईपीओ लाने की कोशिश कर चुका है लेकिन मार्केट कंडीशन की वजह से डिले होता रहा है। अब 2025 की आखिर में ओयो फिर से आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है। ओयो के पास 35 से ज़्यादा देशों में होटल्स और होम स्टे का नेटवर्क है। कंपनी लॉसेस रिड्यूस करने में लगी हुई है और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में रिवाइवल से इसे फ़ायदा हो सकता है। लेकिन रिस्क ये है कि ओयो की फाइनेंशियल अभी भी अनस्टेबल है और ग्लोबल एक्सपेंशन में काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां हैं। इसलिए इन्वेस्टर को इस आईपीओ में थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे 2025 के सबसे चर्चित आईपीओ। फ़ोनपे, ग्रो, टाटा कैपिटल, मीशो, लेंसकार्ट और ओयो। हर आईपीओ की अपनी स्ट्रेंथ है और अपने रिस्क भी। अगर आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हैं तो ओवर सब्सक्रिप्शन और मार्केट सेंटीमेंट पर ध्यान दीजिएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कंपनी की फाइनेंशियल, बिजनेस मॉडल और वैल्यूएशन को अच्छी तरह समझिएगा। आपको इनमें से कौन सा आईपीओ सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगता है? क्या आप फ़ोनपे जैसी फिनटेक कंपनी में निवेश करेंगे या फिर टाटा कैपिटल जैसी ट्रस्टेड ब्रांड पर दांव लगाएंगे? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।